नोवियन मॉर्निंग सुबह 8 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत। आप सभी सेल्फ मोटिवेटेड लीडर्स कभी कभी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं अभी मौजूद हूँ कोलकाता रिट्रीट में, और कोलकाता रिट्रीट सुबह यहाँ कोलकाता रिट्रीट रिजेंटा होटल से आपको एड्रेस कर रहा हूँ। एंड इट्स अ फेबुलस माहौल, यहाँ पे बहुत शानदार माहौल है। कल हमने बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से रिट्रीट को एंजॉय किया और आज भी रिट्रीट है यहाँ। तो आप में से जितने लोगों ने रिट्रीट को क्वालिफाई किया है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि रिट्रीट आने के बाद ही आपको रेनेटस वेलनेस का एक्चुअल पिक्चर समझ में आता है कि कितनी किस बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं ना। तो अगर आप एक्चुअली रेनेटस वेलनेस के बड़े पिक्चर को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कंपनी के महानता को देखें, तो आपको एक बार कम से कम रेनेटस वेलनेस के रिट्रीट में आने की जरूरत है। आप जब तक रिट्रीट नहीं आते तब तक आपका विजन क्लियर नहीं होता, तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि आप किस कंपनी और किस मिशन और किस विजन के साथ जुड़े हुए हैं। जितने लोग रिट्रीट क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे, और अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिट्रीट क्वालिफाई नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम रिट्रीट में क्वालिफाई कीजिए। और रिट्रीट क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, 3000 सीसी की कहानी है, तो आपको पता है। खैर उसमें डिटेल में नहीं जाता मैं। और ये मॉर्निंग सेशंस इसलिए किए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये बिगनर सेशंस होते हैं, और बिगनर सेशंस के अंदर जो हमारे नए रेनोवियन, जो हमारे नए भाई बहन जुड़ते हैं इसके अंदर में, उन्हें ये बताने का मकसद है कि वो जिस बिजनेस से जुड़ गए हैं उस बिजनेस की बेसिक्स और उस बिजनेस का फंडामेंटल्स क्या है ना। क्योंकि देखिए, बिना फंडामेंटल्स के या बिना बेसिक्स के दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। और जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम में जितनी ज्यादा आपकी बेसिक्स पर पकड़ मजबूत होगी, जितनी ज्यादा आपकी फंडामेंटल्स पर पकड़ मजबूत होगी, उतना ज्यादा शानदार काम आप कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग बातें कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डायरेक्ट सेलिंग लोगों को जोड़ने का व्यवसाय है, लोगों तक पहुंचने का, लोगों के लिए व्यवसाय है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें अपने प्लान और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो उनके अंदर कुछ जिज्ञासाएं, कुछ क्वेरीज, कुछ शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि स्वाभाविक है। और इन शंकाओं, इन और जिज्ञासाओं का समाधान अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर किसी और से पूछेंगे, और जिससे पूछेंगे वो सही नहीं बताएगा, और आपके हाथ से एक प्रोस्पेक्ट मिस हो जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक बंदा 1-1 करोड़ का हो सकता है। यू नेवर नो कि कौन सा बंदा कैसा बिजनेस आपके लिए लेकर आ जाए। तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिसको आपने प्लान एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है उन्हें आप कंक्लूड करें, है ना। उनके मन में जो भी शंकाएं हैं, उनके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, इनको आप समाधान के तौर पे आप इनको समाधान करें। तो इस सेशन को हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर अमूमन कुछ 20-25 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं सकते, राइट है। तो अगर ये 20-25 सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको पता होंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर जैसा कि अगर आप किसी एग्जाम में जाते हैं और आपकी तैयारी सही है, अगर आपने तैयारी सही की है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिलेबस से ही आएगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी सही नहीं हो तो फिर आप थोड़े से नर्वस फील करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, अगर आप रेनेटस वेलनेस के बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी सही होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी सही है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूं मेरे स्क्रीन पर, और हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर इस सेशन को हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, राइट।
वेलकम टू रेंटस वेलनेस माय डियर फ्रेंड्स। ये सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्गुमेंट, बिकॉज आर्गुमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज राइट एंड डिस्कशन इज टू फाइंड आउट राइट व्हाट इज राइट। जो लोग पिछले 5-6 दिनों से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन्हें ये लाइन अभी तक याद हो गई होगी, लेकिन कुछ लोग हमेशा नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, इसीलिए मैं इन स्लाइड्स को रिपीट करता हूँ ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। देखिए, जब आप किसी कन्वर्सेशन में होते हैं, जब आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं, तो उस कन्वर्सेशन के दो मोड्स हो सकते हैं, एक डिस्कशन हो सकता है और एक आर्गुमेंट हो सकती है। डिस्कशन का मतलब बातचीत होता है। जब बातचीत हो रही होती है किसी मुद्दे पर, तो मकसद ये होता है कि पता किया जाए कि क्या सही है। लेकिन जैसे ही कन्वर्सेशन आर्गुमेंट में बदल जाती है, लाइक बहस में बदल जाती है, तो मुद्दा ये नहीं होता फिर कि क्या सही है, मकसद ये होता है कि कौन सही है। और जैसे ही बात कौन सही है पे आ जाती है, वहां लोगों के अपने पर्सनल ईगोज, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आ जाती है, लोग बायस्ड हो जाते हैं। तो मैं हमेशा जैसा कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आर्गुमेंट करते हैं तो आपकी हार ही होती है, क्योंकि जब अगर आर्गुमेंट में आप हार जाते हैं तो आप हार ही जाते हैं, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो भी हार जाते हैं। क्योंकि जिस इंसान को आपने अभी अभी आर्गुमेंट में हराया है, जिसके ईगो को आपने ललकारा है, जिसको आपने बैड फील कराया है, वो आदमी कभी आपके साथ जुड़ता नहीं है। आप बहस तो जीत जाते हैं, लेकिन आप बंदा हार जाते हैं, है ना। और आपका मकसद ये कतई नहीं होता कि आप बहस जीतें, क्योंकि बहस जीतने से कोई मेडल नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बंदे को जीतते हैं तो आपकी बिजनेस आगे बढ़ती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब कभी भी आपको अपने प्रोस्पेक्ट से मिले तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आर्गुमेंट ना हो पाए। और लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अपने विचार का बनाने के लिए एक सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे फील फेल्ट फाउंड टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के अंतर्गत आप लोगों को बिना नाराज किए उनके विचारों को बदल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यह टेक्निक सीखी जा सकती है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिन्हें आज हम लोग कवर करेंगे, राइट। Why people leave direct selling business so often? जी हाँ दोस्त, ये क्वेश्चन आता है। लोग कहते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इतना ही बढ़िया है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इतना ही शानदार है, तो लोग इस बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो लोगों का ये सवाल हो सकता है कि अगर बिजनेस बहुत ही अच्छा है तो लोग इसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा तो आपको उन्हें ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं, बिल्कुल सही फील कर रहे हैं। मैंने भी जब इस बिजनेस के बारे में सुना था तो मेरे अंदर भी ऐसे ही विचार आए थे, लेकिन जब मैंने अपने स्पॉन्सर से, अपने लीडर से, या अपने मेंटोर से, या अपने ट्रेनर से जब इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया। देखिए, इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात है वही इस बिजनेस की सबसे बुरी बात है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कुछ लगता नहीं है। इस बिजनेस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यही इस बिजनेस की सबसे बुरी बात है, क्योंकि चूंकि कुछ लगा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो लोग आराम से छोड़कर चले जाते हैं। जिस किसी बिजनेस में एंट्री इजी होती है ना, उसका एग्जिट भी इजी होता है ना। अब लोग, अगर किसी ने 2 नोवा से ज्वाइन किया, 32 सीसी से ज्वाइन कर लिया, अब एक बोतल वो खुद खा जाएंगे, एक अपनी पत्नी को खिला देंगे, 2 बोतल खा लेंगे, उसके बाद बिना ट्रेनिंग लिए, बिना बेसिक समझे 4-5 लोगों को अप्रोच करेंगे। 4-5 लोग उनको ऑब्वियसली मना कर देंगे, क्योंकि उनके अप्रोच करने का तरीका सही नहीं होगा। और उसके बाद उन्हें लगेगा कि छोड़ो यार, कोई करता नहीं है, कोई तो 4-5 लोगों से मिल लिए, किसी ने किया नहीं, किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया, सबने मना कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये काम ठीक ठाक नहीं, बेकार आ गया, तो चलो कोई नहीं, पैसे तो वसूल हो गए, हमने नोवा खा लिया, बात खत्म। लोग छोड़ देते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए इस बिजनेस में आपके 5-10 लाख रुपए लगे होते, तो क्या आप इस बिजनेस को छोड़कर जाते हैं? जी नहीं, कभी नहीं जाते। चाहे रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुरूप हो या ना हो। मान लीजिए आपने कपड़े की दुकान डाली, मान लीजिए आपने एक जूते की दुकान डाली, आपने मोबाइल की दुकान खोली, कोई भी दुकान खोली जहां आपके 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट है,
और पहले महीने दूसरे महीने जितनी आपकी अपेक्षा थी उतने ग्राहक नहीं आए, उतनी सेल्स नहीं हुई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप वो दुकान बंद कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे, आप सेल्स को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे कि भाई क्या तरीका अपनाया जाए, ऐड की जाए, मार्केटिंग की जाए कि लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करें, कुछ ऑफर्स दिए जाए, क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं वहां, है ना, आपके 10-20 लाख रुपए लगे होते हैं। तो आप उस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाते, आप कोशिश करते हैं कि उस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में दिक्कत ये है कि यहाँ किसी के पैसे लगे नहीं होते हैं, और पैसे लगे नहीं होते हैं तो रिस्क नहीं होता, रिस्क नहीं होता तो लोगों को लगता है छोड़ो जी क्या है, और कुछ कुछ और कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, टेक्निकली पहले 90 दिनों में इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मौतें होती है। पहला 90 डेज बहुत क्रूशियल होता है। 90 दिन के अंदर मैक्सिमम लोग छोड़कर, जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगा कुछ है नहीं, आ गए हैं, और आगे आने के बाद हर आदमी विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने आप को चतुर समझता है, और उसके पास अपने प्रीवियस प्रोफेशन का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है, और वो उसी नॉलेज और उसी एक्सपीरियंस को लगाकर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली होने नहीं वाला होता है। उसको लगता है कि यार वो सीखता नहीं है, उसे लगता है कि भाई मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो शानदार आईटी इंडस्ट्री में जॉब की है ना, तो मेरे पास तो नॉलेज का भंडार है, तो मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं, करना क्या, लोगों को बताना ही तो है, जाके बता देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लोग बताने से तो नहीं आते सर, लोगों को बताने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो आप अगर लोग फॉलो नहीं करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि चलो अपना तो कुछ जा नहीं रहा, तो बिजनेस छोड़ देते हैं। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है कि यहाँ कोई फेल नहीं होता सर, या तो लोग सफल होते हैं या छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप सिस्टम में प्लग इन रहे, कोई कारण नहीं कि आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। लेकिन लोग, चूंकि उनका कोई रिस्क नहीं होता, चूंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं, और यही लोग बाहर जाकर इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। उनको कहते हैं कि यार ये सब काम नहीं होता, बेकार काम है ना। मैं आपको दावा देता हूं कि जो आदमी, आप एक ऐसा आदमी दिखा दो जिसने 100 लोगों को प्लान दिखाया हो और उनको फेल हो गया हो। अगर कोई कल आपको मिले जिसने कहा कि जी हमने भी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया था, होता नहीं है, बेकार है, उनसे पूछिए कि दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया था। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 5, 10, 15 लोगों से ज्यादा कोई प्लान नहीं दिखाया होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कागज पर लिख लो कि एक आदमी को आप ये बता दो कि आप 100 लोगों से मिल लो सिर्फ, और 100 लोगों को प्लान दिखा दो, और 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद अगर आपका बिजनेस नहीं होता है तो ये बिजनेस छोड़ देना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदे ने 100 लोगों को प्लान दिखाया और उसका बिजनेस नहीं हुआ। दिक्कत यही है कि लोग 5, 10, 15 लोगों तक पहुंचते हैं, 5, 10, 15 लोगों तक पहुंचने के बाद उनका डिसीजन चेंज हो जाता है। अगर कोई आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 100 लोगों को प्लान दिखा दे, उसका बिजनेस हो जाएगा। आप करके देखिए, ईमानदारी से 100 लोगों को प्लान दिखाइए, और उसके बाद आप देखेंगे आपका बिजनेस चल जाएगा। लेकिन लोग 100 तो दूर की बात है, 10 लोगों तक नहीं पहुंचते। वो अपने करीब के 2-4 दोस्त, यार, पड़ोसी, भाई, चाचे का लड़का, उन तक पहुंचते हैं। वो 5, 7, 10 लोगों तक पहुंचते हैं, 5, 7, 10 लोगों से उनको गलत फीडबैक मिलता है, लोग छोड़ देते हैं। ये तो ही बिगनर्स की बात, जो पहले 90 दिनों के अंदर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में टिक जाते हैं। टिकने के बाद वो शानदार काम भी कर लेते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते हैं, उसके बाद वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है। इसका कारण ऐसा है ना सर कि कभी कभी इंसान को अपने ऊपर गुमान हो जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है, सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है सर। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक किसान था, किसान गरीब था। अब किसान के पास एक गधा होता था। गधा समझते हैं ना आप? किसान के पास एक गधा था, उसके ऊपर वो सामान लाद कर रोज मार्केट में जाता, सामान बेचता, सामान लाता, यही काम करता था। एक दिन उसे एक आइडिया आया, उसने भगवान की एक मंदिर बनाई, उसके अंदर भगवान को रखा, लकड़ी की एक मंदिर बनाई, और उस मंदिर को गधे की पीठ पर बांध दिया। अब वो गधे को लेकर बाजार में घूमता, गधे की पीठ पर भगवान का मंदिर था। अब लोग भगवान के मंदिर को देखकर श्रद्धा से हाथ जोड़ते
सिर झुकाते और चढ़ावा भी चढ़ाते, गधे को भी कुछ खिला देते हैं। ये सिलसिला धीरे 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 चल निकला। तो किसान हर रोज गधे को लेकर बाजार में निकलता और बाजार में पूरा घूमता और लोग मंदिर देखकर श्रद्धा से हाथ जोड़ते, सिर झुकाते। धीरे 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 गधे को ऐसा लगने लगा कि ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे सिर झुकाते हैं, क्योंकि वो पीठ पर तो देख नहीं पा रहा था। उसके पीठ पर क्या, उसे क्या पता। तो उसे ये गुमान हो गया, उसे ऐसा लगने लगा कि लोग जो है ना बड़ा भक्ति करते हैं मेरी, लोग मुझे देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। तो उसके अपने ऊपर अहंकार हो गया। उसने बोला ये अपलाइन की जरूरत क्या था अपने को, है ना, ये जो किसान है इसकी जरूरत ही नहीं अपने को, ये बेकार ही आता है, इसके आगे तो कोई हाथ जोड़ता नहीं, लोग तो मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। अब उसको ये पता नहीं कि हाथ ऊपर मंदिर को जोड़े जा रहे हैं, भगवान को जोड़े जा रहे हैं, है ना। फिर वो बोलता है एक दिन, क्या ये पता नहीं मेरे पीठ पे क्या बांध देता है, ये कंपनी वंपनी की मेरे को जरूरत नहीं, मैं तो अपने आप में बाहुबली हूँ। तो एक दिन वो ना मंदिर ली, बिना मंदिर लिए, बिना किसान को लिए ऐसे अकेला निकल जाता है और बाजार में घूमने लगता है। अब बाजार में कोई उसको देख के ना हाथ जोड़े, ना कोई सिर झुकाए, क्योंकि पीठ पे मंदिर तो था नहीं। करते 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 उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला अरे आज क्या बात होगी, ना कोई हाथ जोड़ रहा, ना कोई सिर झुका रहा, ना मुझे कोई कुछ खिला रहा है, दिक्कत कहाँ पे आ गई। करते करते दोपहर हो गई। अब दोपहर तक उससे लगी भूख, किसी ने कुछ खिलाया नहीं। तो एक दुकान में घुस गया खाने के लिए, दुकानदार ने डंडे लेकर उसकी खूब खातिरदारी की। तो कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कांड करते हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप टीम के साथ जीतते हैं, ये वन मैन आर्मी नहीं है। आप अकेले कितने ही टैलेंटेड हो, आपके अंदर कितना ही ज्ञान हो, आप अकेले यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को, एक औसत इंसान जो पहले इस इंडस्ट्री में आने के पहले स्ट्रगल कर रहा होता है, इस इंडस्ट्री में आने के पहले 5-10 हजार रुपए कमा रहा होता है, इस इंडस्ट्री में अगर वो महीने के 10-20-50 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये क्रेडिट आपका नहीं है सर, ये अकेले का क्रेडिट नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है आपके ऊपर, आपके सीरीज ऑफ अपलाइन है जो काम कर रहे होते हैं, आपके नीचे आपकी पूरी टीम होती है जो अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास के साथ काम कर रही होती है। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट आपके लिए काम कर रहा होता है, प्रोडक्ट्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं। ये सारा इकोसिस्टम मिलके ऐसी व्यवस्था होती है कि आप महीने के 10-20-50 लाख रुपए कमा जाए। ये नॉर्मल नहीं है सर, और ना ये आपके अकेले के नॉलेज की वजह से या आपके अकेले की मेहनत की वजह से होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब डायरेक्ट सेलिंग में आपका बिजनेस चल रहा हो, जब डायरेक्ट सेलिंग में आप महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो क्रेडिट खुद मत लीजिएगा सर, ये आपका अकेले का क्रेडिट है ही नहीं। अगर हमारे अपने का क्रेडिट होता तो हम बाहर भी अकेले भी 10-20 लाख रुपए कमा सकते थे। इस बिजनेस के अंदर ये बिजनेस मॉडल ऐसा है ना, ये बिजनेस मॉडल आपको एम्पावर करता है कि अगर आप बिजनेस मॉडल में अपने आप को प्लग इन रखते हैं, तो ये सारा इकोसिस्टम मिलकर आपको पैसे कमाने में मदद करता है। कि ऊपर आपके सीरीज ऑफ अपलाइन होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज वो आपके काम आता है। नीचे आपकी एक बड़ी इंटायर टीम होती है, उस टीम की वजह से आपको पैसे आते हैं। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है, लॉजिस्टिक है कि लोगों को आपकी टीम में कहाँ कहाँ पूरे इंडिया के कोने कोने में प्रोडक्ट कहाँ पहुंचाना है, कहाँ किसको ट्रेनिंग देनी है, कैसे आपका टीम बिल्ड करना, पूरा मैनेजमेंट आपके लिए काम कर रहा होता है। प्रोडक्ट काम करता है, जब आप प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट काम करता है। ये सारी चीजें मिलकर आपका पे आउट बनाती है। जब आपका पे आउट अच्छा आने लगे तो आपको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन कुछ लोग ऐसी दिक्कत करते हैं, उनको लगता है कि सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। कुछ दिन बाद उनको लगता है कि कंपनी भी मेरी वजह से चल रही है ना। तो ऐसे लोगों को कुछ गलतफहमी हो जाती है और वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो कंपनी छोड़कर जाते हैं तो उनकी हालत वो गधे जैसी हो जाती है, क्योंकि कंपनी छोड़कर जाते हैं तो अपलाइन भी छूट जाता है और पीठ पे वो मंदिर भी छूट जाता है, कंपनी भी छूट जाती है। उसके बाद ना उनको कोई हाथ जोड़ रहा होता है, ना उनको कोई माला पहना रहा होता है। फिर हालत उनकी धोबी के उस गधे की तरह हो जाती है। तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा समझाया तो मेरी बात तो समझ में आई। तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़कर क्यों चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है जानते हैं कि बिजनेस को लोग छोड़कर जाते हैं, लेकिन बिजनेस में लोग आते भी रहते हैं। और ये दुनिया का नियम है, ये शाश्वत सत्य है कि आना और जाना दोनों लगा रहेगा। और ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। देखिए धरती पे जितने लोग हैं,
लोग दुनिया में हर रोज मरते भी हैं और हर रोज दुनिया में लोग पैदा भी होते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा चक्र है, दिक्कत कहीं नहीं आती। कल रात को हम सारे लोग सोए थे, हमारे साथ इसी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग सोए होंगे, लेकिन आज सुबह कुछ लोग नहीं उठे होंगे, है ना। तो ये दुनिया का चक्र है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आना और जाना हमेशा लगा रहता है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जाने का रेशियो कम होना चाहिए और आने का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अगर लोग मर रहे हैं कम और पैदा हो रहे हैं ज्यादा तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी अगर दुनिया में ऐसा सिचुएशन हो जाए कि लोग ज्यादा मर रहे हो और पैदा कम हो रहे हो तो दिक्कत है। इस सिचुएशन को हम पेंडेमिक कहते हैं, इस सिचुएशन को हम महामारी कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग मर गए। कोविड आया था, कोविड में हम कहते थे पेंडेमिक है, महामारी फैली, बहुत सारे लोग मर गए। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जाने का रेशियो कम होना चाहिए और आने का रेशियो उससे ज्यादा होना चाहिए, फिर दिक्कत की कोई बात नहीं। ये नेचुरल प्रोसेस है, जिंदगी में हर जगह जाना और आना लगा रहता है। भाई पुराने लोग नहीं जाएंगे तो नए लोग कहां से आएंगे, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आज भी था, 20 साल पहले भी था, आने वाले 20 साल बाद भी होगा कि लोग जुड़ते रहेंगे और कुछ लोग छोड़ के जाते रहेंगे। तो इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, राइट। आइए आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। Why we don't see direct selling products advertisement on TV? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आपके प्रोडक्ट अगर इतने ही बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो टीवी पे इनका ऐड नहीं आता भाई साहब ना। कभी देखा नहीं आपका ऐड। टीवी पे तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनका ऐड देखते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट आती है, आपके प्रोडक्ट की ऐड नहीं आती भाई साहब, क्यों। तो जब कोई आपसे पूछे तो आपको उन्हें कहना है कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे सर। जब पहली बार मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था, इन प्रोडक्ट्स को देखा था, तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। तो यही बात मैंने भी अपने स्पॉन्सर से पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा है कि टीवी पे जो ऐड आता है, आपको क्या लगता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। टीवी पे जो प्राइम टाइम होते हैं, प्राइम टाइम में 8-8 सेकंड, 4-4 सेकंड, 10-10 सेकंड के स्लॉट्स बिकते हैं और ये स्लॉट्स बहुत करोड़ों रुपए के बिकते हैं। तो अगर आप टीवी पे, डिजिटल मीडिया पे अगर ऐड करना चाहते हो, है ना, तो उसके आपको ऑब्वियसली पैसे देने पड़ेंगे। और जी हाँ, तो ये पैसे कौन देगा सर। तो उन्होंने कहा कंपनी देगी। वह कंपनी अपने जेब से थोड़ी देती है, जो भी खर्च होता है वो खर्च तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ता है। कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए ऐड करने में 1 करोड़ रुपए लगे, तो 1 करोड़ रुपए कंपनी अपने जेब से थोड़ी देगी। कंपनी उस 1 करोड़ रुपए को प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़ देगी, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, तो उसमें जब हम एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट भी जोड़ देंगे तो उस प्रोडक्ट की कीमत 200 रुपए हो जाएगी। वो 1 करोड़ रुपए हमने प्रोडक्ट में पाइपिकेट कर दी। और अंत में वो पैसा कौन देगा। अंत में वो पैसा वो कंज्यूमर देगा, वो कस्टमर देगा जो जिसने उस प्रोडक्ट को खरीदा होगा। यानी फिर आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता कि प्रोडक्ट एक्चुअली 100 रुपए का था, लेकिन टीवी पे ऐड करने के चक्कर में हमने ऐड की कॉस्ट भी उसमें ऐड कर दी, जोड़ दिया उसमें, और उस प्रोडक्ट को 200 रुपए में बेच रहे हैं। अब आप सोचो कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कहां जाएगी। और चूंकि ये लोगों का व्यवसाय है, हम मैक्सिमम वैल्यू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने टीवी पे ऐड नहीं दिया। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग ऐड टीवी पे नहीं आता। हम कॉस्ट कटिंग करते हैं और जो पैसे बचते हैं वो पैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देते हैं, है ना। ये एक रेफरल मॉडल ऑफ बिजनेस है, इसको कहते हैं रेफरल मॉडल ऑफ बिजनेस। इसमें प्रोडक्ट जो है ना वो एक दूसरे के रेफरल से आगे बढ़ता है, जिसको माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। इस बिजनेस में जो हमारा प्रोडक्ट है, इसकी एंडोर्समेंट जो होती है, इस प्रोडक्ट का प्रचार जो होता है वो रेफरल के द्वारा होता है कि मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, उन्होंने किसी और को बताया, इस तरह करते 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 हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। इसके लिए हमें किसी प्रिंट मीडिया की या डिजिटल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती और हम यहाँ पे अपने पैसे बचा लेते हैं। और पैसे बचाने के बाद हम अपने ब्रांड एम्बेसडर को वही पैसे दे देते हैं। इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं सर। जैसे टीवी पे अगर आप ऐड करेंगे तो आपको किसी एक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत पड़ती है, किसी सेलिब्रिटी की जरूरत पड़ती है। और सेलिब्रिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग होती है। अब अमिताभ बच्चन जी के बहुत सारे फैन हैं, तो टीवी पे अमिताभ बच्चन जी आके बोलेंगे तो उनके फैन उनके कहने पे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, इमोशनली अटैच होते हैं उनसे। लेकिन अमिताभ बच्चन जी फ्री में तो आके कहेंगे नहीं।
ठीक इसी तरह ये जो काम अमिताभ बच्चन करते हैं, जो काम शाहरुख खान करते हैं, वही काम डायरेक्ट सेलिंग में आप और मैं करते हैं। टीवी पे आके शाहरुख खान कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो, अमिताभ बच्चन कहते हैं ये प्रोडक्ट ले लो। हम भी तो अपने प्रोस्पेक्ट को यही कहते हैं ना कि रेनेटस के प्रोडक्ट ले लीजिए, रेनेटस के प्लान देख लीजिए। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो शाहरुख खान करते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो अमिताभ बच्चन करते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो कैटरीना कैफ कर रही है। तो जिस काम के उनको पैसे मिलते हैं वो पैसे हमें मिलते हैं। तो इस बिजनेस के शाहरुख खान आप ही हैं सर, इस बिजनेस के कैटरीना कैफ आप हैं, इस बिजनेस के अमिताभ बच्चन आप हैं, आपकी कंपनी है और आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। और रेफरल के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से हम इस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। और चूंकि प्रचार करने के पैसे मिलते हैं तो हम प्रचार कर रहे हैं तो हमको भी पैसे मिलते हैं, है ना। तो ये एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, इसमें हम ऐड नहीं करते, इसमें हम रेफरल के माध्यम से या माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे ये बातें समझाई तो ये बात मेरे समझ में आ गई और फिर मैं इस बिजनेस में आ गया। और देखिए मैं खुद रेफरल कर रहा हूँ, मैं लोगों को रेफर करता हूँ, मैं माउथ पब्लिसिटी करता हूँ और बहुत सारे लोगों तक पहुंचता हूँ, लोगों को बताता हूँ और लोग जुड़ जाते हैं और मेरा बिजनेस बहुत शानदार तरीके से चलता है, मुझे पे आउट आता रहता है। तो इस तरह से बात जब आप उनको समझाएंगे तो ये बात उनके समझ में आएगी। आइए आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा रेलेवेंट और बड़ा कॉमन सा प्रश्न है कि व्हाई डोंट डॉक्टर्स प्रमोट इट। सारा लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट इतने बढ़िया है तो डॉक्टर क्यों नहीं देते जी। डॉक्टर तो प्रोडक्ट लिखते हैं ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको दवाइयां लिख देते हैं जो आके आप केमिस्ट की दुकान से खरीद कर ले आते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट इतने बढ़िया है तो डॉक्टर इसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। जब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप उनको कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन यही बात जब मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछी तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि ये एक बड़ा खतरनाक बात है कि डॉक्टर इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। अब ये बड़ा विचित्र बात है, लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, उनको अंतर्यामी होते हैं, उनको सब कुछ पता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, जो हमारी सोसाइटी में जिनका एक एक्सेप्टेंस है, जनरली वो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं, राइट। एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। एलोपैथी क्या है? एलोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है। चिकित्सा करने के कई तरीके होते हैं ना, चिकित्सा की कई पद्धतियां होती है, कई मेथड्स होते हैं। जैसे कि होम्योपैथी हो सकती है, एलोपैथी हो सकती है, आयुर्वेदिक हो सकती है, यूनानी तरीका हो सकता है, कबीराजी तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं, राइट। न्यूट्रास्यूटिकल हो सकता है। तो जिनको हम सो कॉल्ड डॉक्टर कहते हैं, बेसिकली हमारे देश में जिनका प्रचलन ज्यादा है वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर होते हैं, राइट। जिन्होंने एलोपैथी की पढ़ाई करी होती है, जो एमबीबीएस की डिग्री होती है, एमडी की डिग्री होती है उनके पास, है ना। इन्हें ही हम डॉक्टर कहते हैं और इनका प्रचलन बहुत ज्यादा है पूरे देश में। इनको सबसे ज्यादा इनका एक्सेप्टेंस है, सोशल एक्सेप्टेंस इसका सबसे ज्यादा है। लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि ये डॉक्टर की, इन डॉक्टर्स का और इन मेडिसिन का इतिहास हमारे देश में कितना पुराना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स हैं जिनका सोशल एक्सेप्टेंस है हमारे सोसाइटी में, ये जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, इनका इतिहास सिर्फ और सिर्फ 270 साल पुराना है हमारे आपके देश में। जी हाँ दोस्त, हमारे देश को आजाद हुए करीब करीब 70-75 साल हो गए और उसके पहले अंग्रेजों ने करीब करीब 200 साल हमको रूल किया, हमारे देश पर राज्य किया, राइट। ये अंग्रेजी की दवाइयां तो अंग्रेजों के साथ ही आई होंगी ना, बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात। इन्हें हम अंग्रेजी दवाइयां कहते हैं ना, एलोपैथी को। तो अंग्रेजी दवाइयां तो अंग्रेजों के साथ ही आई थी। अंग्रेजों के पहले तो ये दवाइयां हमारे देश में नहीं होती थी, यानी 270 साल पहले हमारे देश में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता था, कोई एमडी नहीं होता था, कोई एमएस नहीं होता था, ना उनके पास कोई केमिस्ट और ड्रगिस्ट का कोई लाइक ऐसा कोई दुकान होती थी, और ना उनके पास किसी ड्रग या केमिकल का कोई कंपोजिशन होता था, ना ये दवाइयां होती थी। ये सिर्फ 270 साल पहले आई है हमारे आपके देश में। जब अंग्रेज आए होंगे तो अपने साथ ये पद्धति लाए होंगे।
अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी दवाइयां आई होंगी, अंग्रेजों के साथ उनका एजुकेशन आया होगा, तो वो एमबीबीएस की पढ़ाई करते होंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 270 साल पहले क्या लोग बीमार नहीं होते थे? ऑब्वियसली होते थे। तो 270 साल पहले क्या उनका चिकित्सा नहीं होती थी, उनका इलाज नहीं होता था? ऑब्वियसली होता था। लेकिन चिकित्सा पद्धति अलग थी, है ना? और कहीं ना कहीं वो चिकित्सा पद्धति ज्यादा अच्छी थी, एडवांस थी। लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया, उन लोगों ने अपनी पद्धति को हमारे डीएनए में ट्रांसप्लांट कर दिया, और 200 साल तक बहुत ज्यादा होते हैं सर। 200 साल के अंदर समय के साथ धीरे 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 हमें लगने लगा कि ये जो डॉक्टर है ना, यही चिकित्सा की एकमात्र पद्धति है। इसी पद्धति से चिकित्सा हो सकती है, यही एकमात्र मेथड है, एलोपैथी। और ये जो डॉक्टर है यही सब कुछ जानते हैं। तो सर मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जिस डॉक्टर को आप और मैं विजिट करते हैं, उन्हें बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है। उन्होंने जिस चीज की पढ़ाई करी है, सिर्फ उसी का ज्ञान है उनके पास। उन्होंने एलोपैथी की पढ़ाई करी है, उन्होंने एलोपैथी ड्रग एंड मेडिसिन के कंपोजिशन की पढ़ाई करी है, उनको सिर्फ उसका ही नॉलेज है। उनसे आप जाके पूछेंगे चाय कैसे बनानी है, तो उनको थोड़ी पता होगा। चाय बनाना मेडिकल में नहीं सिखाया जाता। उनको पूछे कपड़े कैसे धोते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा, अगर उन्होंने चाय नहीं बनाई होगी, अगर उन्होंने कपड़े नहीं धोए होंगे, है ना? तो ये एक सोशल एक धारणा है कि जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो एक्चुअली पढ़े लिखे इंसान होते हैं। उन्होंने बहुत इंटेंस पढ़ाई करी होती है, एक पर्टिकुलर मेथड की, एक पर्टिकुलर चिकित्सा पद्धति की उन्होंने बहुत पढ़ाई करी होती है, बहुत मेहनत करी होती है। लेकिन उनके सारा नॉलेज उस पर्टिकुलर स्टडी के ही निहित है ना। चीज को ध्यान से समझिएगा। आपने अगर बाइबल की पढ़ाई करी होगी तो आपके पास बाइबल का ही ज्ञान होगा, आपके पास गीता ज्ञान तो नहीं हो सकता ना सर। आपने दिन रात मेहनत करी, आपने बाइबल में पारंगत हो गए, लेकिन आपके पास ज्ञान तो सिर्फ बाइबल का ही होगा ना। आपने गीता तो पढ़ी नहीं, तो आपके पास गीता का ज्ञान कहां से आएगा? अब अगर सोसाइटी में लोग ये मानने लगे कि चूंकि आपने बाइबल की पढ़ाई करी है, चूंकि आप गले में क्रॉस लगा के घूम रहे हैं, चूंकि आप फादर हैं, आप ईसाई हैं, तो आपके पास दुनिया का सारा ब्रह्म ज्ञान होगा, ये सोचना तो गलत होगा ना सर। आपने जिसकी पढ़ाई करी बस वही नॉलेज है आपके पास। तो जो डॉक्टर्स हैं सर, वो डॉक्टर्स ने एलोपैथी की पढ़ाई करी है, उनके पास एलोपैथी का ही नॉलेज है, उनके पास न्यूट्रास्यूटिकल का कोई नॉलेज नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो जिस चीज की उनको जानकारी ही नहीं है, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं सर? जिस चीज की उन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं? अब हमारे घर में जो हमारी माताएं बहनें, हमारी वाइफ्स होती हैं, वो घर का खाना इंडियन कुजिन वगैरह बहुत अच्छे से बना लेती है। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैक्सिकन राइस भी बना लेंगी। अब मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो एक दिन मैं जाकर उसको बोलूंगा सुनो आज मैक्सिकन राइस बना दो, तो वो बोलेगी मैक्सिकन राइस कैसे बनता है? बोलो क्यों, तुम इतना अच्छा खाना बनाते, तुमको मैक्सिकन राइस बनाना नहीं आता? अरे भाई उसने मैक्सिकन राइस बनाना नहीं सीखा है, तो उसको कैसे आएगा? लेकिन मैं अगर ये अपेक्षा कर लूं कि नहीं मेरी पत्नी को मैक्सिकन राइस बनाना आता होगा, तो ये तो मेरी विडंबना है ना सर। ठीक इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जिस पद्धति की पढ़ाई करी है, उनको उसी का नॉलेज है। उनको कुछ सर्टेन ड्रग एंड केमिकल का कंपोजिशन का उनको पता होता है, कुछ सॉल्ट्स की पढ़ाई करी होती है उन्होंने कि भाई इस ड्रग के साथ इस केमिकल को मिला के क्या कंपोजिशन बनेगा, इस कंपोजिशन को किस दवा बीमारी में यूज कर सकते हैं। जो उन्होंने पढ़ा है वो उसको उनको पता है, एंड दे आर बेस्ट उनके उस पर्टिकुलर नॉलेज में। वो हमें भी नहीं पता उतना। लेकिन अगर बात न्यूट्रिशन की है, अगर बात न्यूट्रास्यूटिकल की है, तो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर्स जो एलोपैथी के होते हैं उनको न्यूट्रास्यूटिकल की जानकारी नहीं होती है, और चूंकि उनको जानकारी नहीं होती है तो वो प्रमोट नहीं करते हैं। और कई बार जब हम उनसे लोग बोलते हैं हम डॉक्टर से पूछ के खाएंगे, डॉक्टर क्या बताए, डॉक्टर को तो यही बोलेगा कि मत खाओ, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये क्या है ना? डॉक्टर को पता ही नहीं भाई साहब। लेकिन चूंकि उनका सोशल एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा है कि हमें लगता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया तो ये खाने लायक चीज नहीं है। कई बार कहते हैं ना कि डॉक्टर कहता है कि अब इनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, तो हम ला इलाज मान लेते हैं। एक्चुअली जब डॉक्टर ये कह रहा होता है कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, तो एक्चुअल में वो ये कह रहा होता है कि इस पर्टिकुलर पद्धति में, इस पर्टिकुलर मेथड में, यानी एलोपैथी में इनका कोई उपचार नहीं। वो ऐसा नहीं कहता कि एलोपैथी के बाहर शायद हो सकता है, क्योंकि उसके अपने ईगो है, उनका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है।
वो कहता है जी इनका इलाज नहीं हो सकता, ये लाइलाज है, अब इलाज नहीं हो सकता। और हम ये मान लेते हैं कि अब धरती पे इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया, बहुत बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि सर इनका इलाज तो अब नहीं हो सकता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वो डॉक्टर ये कह रहा है कि मेरे पद्धति में, मेरे मेथड में, जो पढ़ाई मैंने करी है उसके अंदर इसका इलाज नहीं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन हम क्या समझ लेते हैं कि अब पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है सर। उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसके हिसाब से वो बताते हैं, उनको समझ में आता है तो ठीक, उनको समझ में नहीं आता तो मना कर देते हैं। दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। हम ये मान लेते हैं कि नहीं जी डॉक्टर जी ने मना कर दिया। अरे डॉक्टर जी को थोड़ी पता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डॉक्टर जी ने थोड़ी आयुर्वेदिक की पढ़ाई करी है, डॉक्टर जी को थोड़ी पता कि अश्वगंधा की क्या प्रॉपर्टीज है, डॉक्टर को थोड़ी पता कि इस कॉम्बिनेशन से क्या मिलने वाला है। तो डॉक्टर्स को इसके बारे में नहीं पता सर। और अगर मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हो तो आप अमेज़न पे जाइए, मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूँ। एक बुक है, इसका टाइटल है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू। मैं फिर से दोहराता हूँ, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू। ये एक किताब है जो एक डॉक्टर ने ही लिखी है, डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड ने लिखी है, जो कि खुद एक एमडी डॉक्टर है विदेश के। उन्होंने खुद एक किताब लिखी है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानता है भाई, तो वो सिर्फ ड्रग एंड केमिकल के कॉम्पोजिशन के बारे में जानता है और न्यूट्रिशन के बारे में जानता ही जैसे पढ़ाई नहीं करी है। तो अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो अमेज़न पे जाइए और इस बुक को ऑर्डर कीजिए। आप लिखेंगे कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। हिंदी में भी अवेलेबल है, डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड राइटर है इसके, एमडी है वो। और इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो आता है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, आप अमेज़न पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपके डॉक्टर को न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई नहीं करी है। तो जिस चीज की वो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिस चीज के बारे में वो इग्नोरेंट है, उसके बारे में वो अपनी राय कैसे दे सकते हैं कि अच्छी है कि नहीं, खराब है कि नहीं। लेकिन चूंकि उनका एक सोशल रेस्पेक्ट है, उनका एक सोशल एक्सेप्टेंस है कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं, ये बहुत चश्मा लगा के, गले में आला लगा के बैठते हैं, इनसे बात करने के लिए हमें 500-1000 रुपए की फीस देनी पड़ती है, तो हमें लगता है कि इनको, इनके पास धरती का पूरा ज्ञान है, इनके पास पूरा ब्रह्म ज्ञान है, ये जो बोलेंगे वही होगा। और डॉक्टर के बाद आप बोले सर डॉक्टर को नोवा खाएंगे क्या, तो डॉक्टर साहब को नोवा पता ही नहीं, डॉक्टर बोलेंगे ना 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 ये सब मत खाया कीजिए सर, ये सब मत खाए। आप बोलेंगे डॉक्टर ने मना कर दिया सर, ना आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है। विचार कीजिए सर, खुद विचार कीजिए। और नहीं भी अगर विचार करने की अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो जो बुक मैंने रेकमेंड किया कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, गूगल पर जाइए, अमेज़न पे जाइए, बुक ऑर्डर कीजिए और पढ़िए इसको, आपको समझ में आएगा कि सच क्या है। आगे लेके चलता हूं। ये एक बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन आता है कि ओनली द टॉप न्यू और only the top few earn and rest of the people lose money। लोग बोलते हैं जी जो शुरू में जुड़ जाते हैं वही पैसा कमाते हैं, बाद वाले तो बेचारे नहीं कमा पाते हैं, है ना। तो जो ऊपर जुड़ गए होंगे, शुरू में जुड़ गए होंगे, आज से 5 साल पहले जुड़ गए होंगे, वही पैसे कमाते हैं, बाद वाले तो पैसे नहीं कमा पाते। तो हम अब नहीं, आप जब आप बोलते हो कि जी इस कंपनी में किसी ने 50 लाख रुपए कमा लिए, इस कंपनी में किसी ने 1 लाख रुपए कमा लिए, किसी ने बंगला बना लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, तो बोलते अरे वो पहले जुड़ गए होंगे भाई। शुरू में जो जुड़ जाते हैं वही कमा जाते हैं, बाद वालों को तो कोई फायदा नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपसे कोई ऐसा पूछे तो आप उनको बोलिए सर आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं। मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, लेकिन जब मैंने अपने ट्रेनर से ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक बात बताओ, किसी भी कंपनी में जो शुरू में लोग जुड़ते हैं उनके लिए बिजनेस करना ज्यादा आसान होता है, या जो आज 4-5 साल बाद जुड़ते हैं उनके लिए बिजनेस करना आसान होता है। आपने कहा कि जो पहले जुड़ गए वो कमा जाते हैं, बाद वाले नहीं कमाते। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सर एक बात बताइए, 5 साल पहले जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट आज भी है कि नहीं है? हाँ वही प्रोडक्ट है, वही कंपनी में पहले नोवा था, आज भी नोवा है। पहले जो कंपनी का वीकली पे आउट था वही पे आउट आज भी है। पहले जो मैचिंग बोनस पैसा मिलता था वही पैसा आज भी मिलता है। तो पहले मान
मान लीजिए आज से 5 साल पहले किसी ने ज्वाइन किया होगा, तो आज अगर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि उन्होंने 5 लाख लोगों की टीम बना ली, तो उनको करोड़ों रुपए आते होंगे। तो आज जिस बंदे ने, आज 27 फरवरी 2024 को जिस बंदे ने ज्वाइन किया, क्या उसके पास वही पोटेंशियल नहीं है? क्या आज हिंदुस्तान में 5 लाख खाली लोग नहीं है? सारे लोग जुड़ गए, 140 लोग, 140 करोड़ लोग। भाई 5 साल पहले किसी ने बिजनेस ज्वाइन किया होगा, तो उनके पास जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, वही अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो आज जिस बंदे ने ज्वाइन किया उसके पास भी है। भाई रेनेटस नोवा 5 साल पहले भी था, रेनेटस नोवा आज भी है। 5 लाख लोग तब भी खाली थे, 5 लाख लोग आज भी खाली हैं। आज अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 5 लाख लोग नहीं मिलेंगे उसको? मिल जाएंगे ना सर। अगर वो मेहनत करेगा तो वो भी 5 लाख लोगों को ज्वाइन करा देगा, उसको भी करोड़ों रुपए आने लगेंगे। तो पोटेंशियल तो सेम ही है, कंपनी सेम है, प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, इंडिया सेम है, सब कुछ सेम है। तो जो पहले जुड़ गए उनको पैसे आ जाते हैं, बाद वाले को क्यों नहीं आएंगे पैसे? भाई साहब लॉजिक बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले जुड़ने वाले के पास चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, बाद में जुड़ने वाले के लिए तो गोल्डन पीरियड है, आपको थाली में सजा के पकवान मिलते हैं। आप इमेजिन करो कि 5 साल पहले आपने ज्वाइन किया है रेनेटस वेलनेस, आपके पास कितने प्रोडक्ट है? सिर्फ एक प्रोडक्ट है, रेनेटस नोवा। आज जिसने ज्वाइन किया उसके पास कितने प्रोडक्ट है? 9 पहले के थे, 2 अभी लॉन्च हो गए, 11 प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना ज्यादा इजी होता है या 11 प्रोडक्ट के साथ ज्यादा इजी होता है? आपके पास वैरायटी है कि किसी को नोवा नहीं चाहिए तो चले आप प्रोटीन ले लीजिए, प्रोटीन नहीं चाहिए तो एम्यूसेंट ले लीजिए। अरे एम्यूसेंट घर के लिए टूथपेस्ट ले लीजिए, साबुन ले लीजिए सर, है ना। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप निद्रा का टैबलेट ले लीजिए, कुछ नहीं तो आप हरिद्रा ले लीजिए। आपके पास वाइड रेंज है आपके पास। लेकिन पहले दिन जो ज्वाइन किया था उसके पास वाइड रेंज नहीं था, उसके पास एक रेनेटस नोवा ही था। अच्छा, प्रोडक्ट की बात हो गई। पहले दिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं ना, तो लोगों को हम कुछ टेस्टिमनीज दिखाते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं। क्योंकि देखिए मोटिवेशन के 12 लॉ है, देयर आर 12 लॉ ऑफ मोटिवेशन एंड द सेकंड लॉ ऑफ मोटिवेशन सेज सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। मोटिवेशन के 12 नियम है। जो दूसरा नियम है मोटिवेशन का, वो कहता है सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। जब आप लोगों को सफल होते हुए देखते हैं तो आप भी सफल होना चाहते हैं और आपके मन में ये विश्वास आता है कि मैं भी सफल हो जाऊंगा। सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। तभी हम लोगों को टेस्टिमनीज दिखाते हैं, तभी हम लोगों के सामने सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं कि लोगों के अंदर विश्वास आए कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन 5 साल पहले अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया होता, आप किसी को रेनेटस का प्लान दिखाते, रेनेटस का नोवा का प्रोडक्ट दिखाते, बोलते बड़ा शानदार प्रोडक्ट है जी, तो आपसे पूछता कि इस प्रोडक्ट का कोई रिजल्ट आया आज तक, तो आप क्या बोलते? कोई टेस्टिमनी होती है आपके पास? आपने तो अभी भी ज्वाइन किया, कंपनी अभी अभी खुली है, अभी तो प्रोडक्ट लेके आप निकले हो, ना किसी को खिलाया, ना कुछ, ना कोई टेस्टिमनी, ना कोई रिजल्ट। तो आपसे जब लोग पूछेंगे जी इसका फायदा किसी को पहुंचा है क्या, तो आप बोलेंगे ना, और नहीं पहुंचा। उन्होंने आप ही पहले है जी, आप ही खाएंगे, आप ही के ऊपर असर होगा तो देखेंगे। अच्छा ये बिजनेस प्लान बहुत शानदार है, हाँ जी, यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी। तो पूछेगा किसी की बदली, तो आप बोलेंगे ना अभी तक तो नहीं बदली। तो सर उस समय आपको क्या लगता है कोई आदमी जुड़ जाएगा? ना आपके पास दिखाने के लिए कोई सक्सेस स्टोरी है, ना आपके पास प्रोडक्ट की कोई टेस्टिमनी है, कुछ नहीं है। उस समय बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, निहायत ही मुश्किल होता है। आज बिजनेस करने के लिए क्या है, आज आप गर्व से जाते हो। आपसे कोई पूछे कि भैया इस प्रोडक्ट को खाने से किसी को लाभ हुआ, आप 1000 टेस्टिमनी दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास 1000 लोगों का टेस्टिमनी है कि लोगों को ये प्रोडक्ट खा के लाभ हुआ। आज आपसे कोई पूछेगा कि इस कंपनी से किसी ने पैसे कमाए हैं, आप हजारों लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ से हजारों लोगों को पैसे आए हैं। Seeing success motivates you, my dear friends. 5 साल पहले जो लोग जुड़े थे, hats off to them, उनके पास सिचुएशन फेवरेबल नहीं थे, उनके पास कंडीशंस अच्छी नहीं थी। आज बिजनेस करना ज्यादा आसान है क्योंकि आज कंपनी 5 साल पुरानी, 6.5 साल पुरानी होने जा रही। अच्छा नई कंपनी थी, उस समय किसी के पास जाएंगे तो लोग बोलेगा कितनी पुरानी कंपनी है, तो बोलेगा सर अभी 2 महीने पहले खुली है। तो आदमी बोलेगा क्या गारंटी है कंपनी चलेगी, हो सकता है बंद पड़ जाए, हो सकता है भाग जाए, कोई गारंटी नहीं है। आज ही तो, अभी तो 2 महीने पहले खुली है। आज आप कह सकते हैं कि हमारी कंपनी 5.5 साल से चल रही है, हमारी कंपनी 700-800 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। आज आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है। आज बिजनेस करना ज्यादा आसान है।
क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कंपनी का प्रोफाइल है, आपके पास दिखाने के लिए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास दिखाने के लिए हजारों टेस्टिमनीज हैं, आपके पास दिखाने के लिए लोगों का सक्सेस स्टोरीज है कि लोग क्या से क्या हो गए। तो बिजनेस करना तो आज इजी है ना सर। तो ये जो लोग कहते हैं जो शुरू शुरू में जुड़ गए वो पैसे कमा गए, ये तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। फिर कोई डेटा ही नहीं उनके पास, कोई फैक्ट्स एंड फिगर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जो पहले दिन जुड़ रहा, आज टोटल रेडिटस वेलनेस से कितने लोग जुड़े होंगे? 10 लाख लोग, 20 लाख लोग जुड़े होंगे। तो हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ लोग हैं। आज मार्केट खराब है क्या? आज जो बंदा जुड़ता है ना सर, आज वाले बंदे के पास भी सेम पोटेंशियल है कि वो महीने का 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। और बल्कि उसके लिए तो चीजें एकदम आसान हो गई है, चीजें को थाली में परोस के मिल रही है कि आज वो दिखाने के लिए शानदार ब्रिगेड सिग्नेचर टावर का ऑफिस दिखा सकता है, आज वो दिखाने के लिए रिट्रीट प्रोग्राम दिखा सकता है, आज वो हमारा 6-7 इंटरनेशनल टूर दिखा सकता है कि कंपनी विदेश लेके जाती है, हजारों लोगों का टेस्टिमनी दिखा सकता है कि प्रोडक्ट से लाभ होते हैं, हजारों लोगों का पे आउट दिखा सकता है, लोगों का रेंज रोवर, लोगों का मर्सिडीज, लोगों का बंगला दिखा सकता है कि इस कंपनी से लोगों ने बनाए हैं। आज बिजनेस करना तो ज्यादा आसान है सर। 5 साल पहले बिजनेस करना कहाँ आसान था। तो जो लोग पहले जुड़े, ये उनकी काबिलियत थी, उन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत जी तोड़ मेहनत की और इस कंपनी को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन आज हमारे पास बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चीजें सजी सजाई थाली में परोस कर दी गई है। आप अगर आज भी नहीं खा सकते तो फिर ये तो विडंबना है आपके साथ। इतना फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद, इतना ये होने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि पहले वाले ही कंडीशंस अच्छे थे, तो एक बार पहले वाले कंडीशन की कल्पना कर लीजिए कि आज ये महीने 2 महीने पुरानी कंपनी है, हाथ में सिर्फ रेनेटस नोवा और लेकर आप लोगों को निकले हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में बताने। कितना मुश्किल होता होगा जब लोग पूछते होंगे आपसे कि क्या है सक्सेस स्टोरी, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को फायदा हुआ, कितनी पुरानी कंपनी, आपके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं होता। तो ये सारी चीजें जब आप फैक्ट्स एंड फिगर पे बताते हैं तो आपको लोगों को लगेगा कि नहीं बात तो ठीक है। वी आर इन द गोल्डन पीरियड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम गोल्डन पीरियड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में हैं। आज अगर कोई नहीं कमा सका ना तो वो कभी नहीं कमा सकेगा। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, सिर्फ रेनेटस वेलनेस की बात नहीं कर रहा हूं। रेनेटस वेलनेस आज 5.5 साल से चल रही है, कंपनी अपना ब्रेक इवन पॉइंट टच कर चुकी है, कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, करीब करीब 800 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है कंपनी। इस साल मार्च तक हमें लगता है कि हम लोग 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे, जिस तरीके से हमारी सेल्स जा रही है। तो कंपनी ऑलरेडी 800 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, हजारों टेस्टिमोनियल है। आज बिजनेस करना बहुत आसान है। ऊपर से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई है, हमारे सारे प्रोडक्ट फसाई से रजिस्टर्ड है, एफडीए की अप्रूवल है हमारे पास। 5 साल पहले हमारे कंपनी एफडीए में रजिस्टर्ड नहीं थी, नई कंपनी को एफडीए से रजिस्टर्ड नहीं करता। पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखता है, उसे लगता है कि हाँ ये कंपनी चलेगी, तब एफडीए से उसको रजिस्टर्ड करता है। आज हमारी कंपनी एफडीए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हमारी कंपनी एफडीए से अप्रूव्ड है। हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट में फसाई का रजिस्ट्रेशन है। इससे ज्यादा आसान माहौल कभी नहीं हो सकता। ये गोल्डन पीरियड है सर। इस पीरियड में अगर आप रुपए नहीं कमा पाएंगे तो कब कमाएंगे सर? एंड माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड बिकॉज इट शोज द पर्सन इज इंटरेस्टेड। जी हाँ दोस्त, जब कभी आप मार्केट में निकले, जब आप प्लान दिखाने के लिए निकले, जब आप अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए निकले और आपको सामने से लोग प्रश्न पूछे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड माय डियर फ्रेंड। इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रश्न हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रश्न वही पूछता है जो जुड़ना चाहता है, जो प्रोडक्ट लेना चाहता है। जो इंटरेस्टेड नहीं होगा ना, वो प्रश्न ही नहीं पूछेगा। वो तो सोचेगा कि चलो ठीक है निकलते हैं भाई, अब तो ना लेना है ना जुड़ना है, अब तो क्या मतलब है, क्यों माथा पच्ची करे, क्यों इतना सवाल पूछेंगे। जिसको जुड़ना नहीं होता, जिसको लेना नहीं होता, वो सवाल भी नहीं पूछता। वो कहता हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे जी, कल बताएंगे जी, परसों बताएंगे बोल के निकल लेता है वो। लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है, क्योंकि वो जुड़ना चाहता है। और जुड़ने के पहले ऑब्वियसली उसके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो उसका समाधान चाहता है। दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। जब कभी लोग आपसे प्रश्न पूछे तो खुश रहिए मन में कि आपका प्रोस्पेक्ट अभी ठीक है, अभी आपको बिजनेस मिल सकता है यहाँ से, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। एंड उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच पाया हूं और आपके नॉलेज में कुछ
इंक्रीमेंट हुई होगी। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आप बहुत ही सही कंपनी में हैं, बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं। मैनेजमेंट के साथ आपका मैनेजमेंट कंपनी सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से है और इस बिजनेस में पूरे विश्वास के साथ आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो विश यू ऑल वेरी गुड लक। इस कंपनी के साथ पूरे विश्वास और पूरी शिद्दत के साथ काम कीजिए। जो लोग रिट्रीट में नहीं आए हैं एटलीस्ट रिट्रीट क्वालिफाई कीजिए, अपनी सेल्स पे ध्यान दीजिए और ये बिजनेस आपको जीवन में आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बशर्ते कि आप पूरे कन्विक्शन के साथ इस बिजनेस के साथ जुड़े रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। मुझे अभी तैयारी करनी है क्योंकि यहाँ रिट्रीट में आज मेरा स्पीच है, आज मेरी ट्रेनिंग है, तो आई एम गोइंग, बस मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद अभी नीचे करीब करीब 200 लोग हैं, 200 लोगों को मुझे एड्रेस करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, रॉकिंग।